तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 24 साल की एक लड़की जो कानून की पढ़ाई पढ़ रही, LLB कर रही है, एक खबर आती है कि एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। इस बात पर ही यकीन करने को मन नहीं कर रहा, जिसने भी सुना उसी का, कि कैसे हो सकता है जिस माँ ने कोख से जन्म दिया, जिस माँ की गोद में उसने पहली बार दुनिया देखी, आंखें खोली, उसी माँ को वो अपने हाथों से कैसे मार सकती है। अभी ये सदमा और ये शक जो यकीन में बदलता, जिस पर यकीन भी नहीं हो रहा था, तभी दूसरी खबर आ जाती है 48 घंटे के अंदर कि इस बेटी ने अपनी माँ को मारने से 1 साल पहले अपने पिता का भी कत्ल किया था। यानी 24 साल की एक बेटी 1 साल के अंदर पहले अपने बाप और फिर मां दोनों को मार डाल देती है। कैसे यकीन करे कोई, एक बेटी अपने माँ बाप का कत्ल कर दे, किस लिए? एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए और माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए। और उम्र क्या, 24 साल। मतलब सब कुछ सामने है पर यकीन करने का मन नहीं करता। आयुषी की कहानी चर्चा में, सुर्खियों में, इसलिए कि एक पढ़ी लिखी, एक अमीर खानदान की लड़की और अपनी मां का कत्ल करती है, वो भी सुपारी देकर। 7 लाख रुपए का बजट रखती है मां के कत्ल के लिए। और अब खुलासा होता है कि उसने सिर्फ मां नहीं, अपने बाप को भी मारा। पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं राकेश शर्मा से। राकेश शर्मा आयुषी के मामा हैं, यानी उस नीरज शर्मा के भाई जिनकी 3 जुलाई को आयुषी ने, जो उनकी मां थी, कत्ल किया था। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसके बाद आगे की कहानी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा। तो एक मामा कह रहे हैं कि उनकी भांजी ने सिर्फ अपनी मां का नहीं बल्कि अपने बाप का भी कत्ल किया है। जयपुर की आयुषी, उसी की कहानी है ये। कहानी का पहला पार्ट तो ये था कि 3 जुलाई को जयपुर में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता उनका नाम नीरज शर्मा है और वो लखनऊ हाई कोर्ट में LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क थी। लेकिन फिर जब मामा को शक होता और वो कहते हैं कि एक्सीडेंट की जांच कराओ, जब जांच होती है तो CCTV कैमरे और बाकी चीज़ों से पता चलता है कि एक रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है। और उससे भी खौफनाक सच ये आता है कि ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक बेटी ने कराया था। ये वही तस्वीर है नीरज शर्मा की उस रोड एक्सीडेंट की, जिसमें एक तेज़ रफ्तार मोटर कार नीरज शर्मा को कुचलते हुए, उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। किस लिए? इसलिए कि आयुषी चाहती थी कि राजस्थान हाई कोर्ट में उनकी मां को जो सरकारी नौकरी मिली उनके पिता की मौत के बाद, वो उसे मिले। कहानी अब तक यहीं तक थी। लेकिन पिता की मौत के बाद मां को नौकरी मिली और फिर मां का कत्ल हुआ, तो पिता की कहानी क्या थी? जिन मामा ने शक जताया था कि रोड एक्सीडेंट में नीरज शर्मा की मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी भांजी इसके पीछे है, क्योंकि उन्हें अपनी भांजी पर शक था, उन्हीं मामा ने आयुषी के पुलिस को एक लेटर लिखा। यह है उस लेटर की कॉपी। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अब उन्हें यकीन है कि 1 साल पहले उनके जीजा यानी आयुषी के पिता की जो मौत हुई वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि शर्तिया 100% आयुषी ने कत्ल किया था। ये कंप्लेन लेटर उन्होंने जयपुर पुलिस को दिया। अब इस कंप्लेन लेटर के हिसाब से पूरी कहानी क्या है? तो पूरी कहानी यह है कि आयुषी के पिता लखनऊ हाई कोर्ट में LDC हुआ करते थे। विजय शर्मा नाम था आयुषी के पिता का। 2024 में अचानक विजय शर्मा की तबीयत खराब हुई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। जयपुर के नामी अस्पताल सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। वहाँ उनका इलाज चला
धीरे धीरे वक्त बीता और विजय शर्मा ठीक हो गए। ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, वो घर लौट आए। अब वो घर पर अभी बेड रेस्ट पर हैं कि पूरी तरह ठीक हो जाएं, फिर कोर्ट जाना शुरू करें। सब कुछ ठीक नॉर्मल हो रहा था फैमिली में, लेकिन तभी एक रोज अचानक आयुषी अपने कजन, अपने ताऊ के बेटे बलराम के साथ अपने पिता को घर से उठाती है, गाड़ी में बिठाती है और ले जाती है। माँ पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? कहती माँ सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ, पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं, इन्हें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाकर लाती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ ने कहा ठीक है। अब उस घर की दिक्कत ये थी कि माँ साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस घर में एक बेटा भी था, आयुषी का छोटा भाई, जो मानसिक रूप से बीमार और 24 घंटे एक अटेंडेंट उसके लिए ज़रूरी था। तो माँ हमेशा उसके पास रहती थी। आयुषी अपने पिता को ले जाती है और ये बात है दिसंबर 2025 की। दिसंबर 2025 में वो अपने कज़न के साथ ले गई। उसके बाद 1, 2, 3 कई दिन बीते। माँ ने पूछा कि पापा कहाँ हैं? दिखा दिया तो घर ले आओ। कहती नहीं, अभी पापा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। माँ पूछती है कौन से हॉस्पिटल? वो कहती है कि आप परेशान मत हो। फिर एक रोज़ नाम भी बता देती है कि दिल्ली रोड पर एक निम्स हॉस्पिटल है, वहाँ है, बहुत दूर है, आप कहाँ होगे, छोटे भाई को भी आपको देखना है। माँ को लगा बच्ची सही कह रही है, वहाँ नहीं जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने तक आयुषी के पिता किस हॉस्पिटल में, कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं मालूम। जब भी माँ पूछती आयुषी बहाना कर देती। 3 महीने बाद जब माँ परेशान, उधर मामा भी पूछे, मामा को भी उनकी बहन यही बताए कि वो कह रही हॉस्पिटल में है। जब 3 महीने हो गए तो पानी सर से ऊपर था। माँ ने पूछा कि अब बताओ कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। तब एक दिन आयुषी ने कहा कि वो शहर के एक हॉस्पिटल में और आईसीयू में। बहन चूंकि बेटे को छोड़कर अकेले जा नहीं सकती, तो उन्होंने अपने भाई राकेश को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अभी अभी आयुषी ने बताया है कि तुम्हारे जीजा जी फलाने हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, देखने चलो। किसी तरह से एक रिलेटिव को घर पर छोड़ते हैं और नीरज और उनका भाई हॉस्पिटल पहुंचता है। उस हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ देखते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहता है कि अभी कुछ दिन पहले इस हॉस्पिटल में लेकर आपकी बेटी आई है, इनके दोनों फेफड़े में पानी है, 90% ऑर्गन फेल हो चुका है। ये सुनकर भाई बहन घबरा जाते हैं। नीरज को लगता है कि उनके पति को ये कैसे, तबीयत खराब हुई थी, सवाई मानसिंह में इलाज चला, ठीक हो गए, घर लौट आए। उसके बाद बेटी अचानक जब वो ठीक होकर घर लौटे तो कहती है नहीं, दोबारा इलाज कराएंगे, और ले जाती है। 3 महीने कहाँ रखती है कुछ खबर नहीं, और 3 महीने बाद वो इस अस्पताल का पता देती है और वो पहुँचती हैं और डॉक्टर ये कह रहा है कि फेफड़े में पानी है, 90% ऑर्गन फेल है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। नीरज शर्मा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद बेटी आती है, कहती है डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कुछ हो नहीं सकता, तो अब एक काम करते हैं, घर ले चलते हैं। 21 अप्रैल 2025 यही वो तारीख थी। आयुषी जबरन अब इस बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने पिता को घर ले आती है। घर लाती है, कुछ घंटे बीतते हैं और यही तारीख आखिरी तारीख बन जाती है विजय शर्मा की ज़िंदगी की। 21 अप्रैल 2025 को घर में उनकी मौत हो जाती है। चूँकि मामा और माँ के सामने डॉक्टर ने कहा था 90% ऑर्गन फेल है, हालात क्रिटिकल हैं, तो उन्हें कुछ इससे पहले कि सोचते समझते, इधर मौत हुई, उधर आयुषी कहती है चलो गांव ले जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी दिन आनन फानन में बॉडी को गांव ले जाया जाता है और वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना पोस्टमार्टम कराए। अंतिम संस्कार हो गया, परिवार में गम का माहौल है, लेकिन माँ परेशान भी और सोच रही है हुआ क्या। जब पति घर ठीक होकर आ गए तो बेटी जबरन फिर क्यों ले गई और कहाँ रखा, कोई जवाब नहीं दे रही है। उधर मामा को भी हाव भाव ठीक नज़र नहीं आ रहे, मामा को शक हो रहा है, लेकिन मामा ये सोच भी नहीं पा रहे कि एक बेटी अपने बाप को मार सकती है। फिर अचानक ये हुआ कि इधर पिता का अंतिम संस्कार हुआ, हफ्ता भी नहीं बीता, आयुषी अचानक एक दिन अपने माँ और मामा से कहती है कि अब पापा तो रहे नहीं, तो अनुकंपा पर जो उनकी नौकरी है राजस्थान हाईकोर्ट में डीसी की,
उसका फॉर्म मैं जमा कर रही हूँ और पापा की जगह वो नौकरी मैं करूँगी। माँ कहती है बेटा भर लो, वो फॉर्म भी भर देती है। तभी मामा बीच में आते हैं और कहते हैं, अपनी बहन को समझाते हैं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बच्चा है तुम्हारे साथ जो अभी मानसिक हालत जिसकी ठीक नहीं है, ताउम्र जब तक ये जिंदा है तुम्हें ही देखभाल करना है। आयुषी के रंग ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, कल को उसने तुम्हें छोड़ दिया, एक नौकरी का सहारा होगा तो कम से कम सब घर सही से चलेगा। और आयुषी का क्या है, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, कानून की पढ़ाई पढ़वा रहे थे। वो खुद ही एक दिन LLB करेगी, फिर अच्छी वकील बन सकती है, कोर्ट में एग्ज़ाम दे सकती है, जज भी बन सकती है। तो ये कहकर नीरज शर्मा को समझाया और नीरज ने अब अपना फॉर्म भर दिया। और चूंकि कानून है कि पति की मौत के बाद जो पहली नौकरी का ऑफर जाता है वो सबसे करीबी पत्नी अगर उस लायक है तो उसे मिलता है। तो यहाँ नीरज ज़्यादा मजबूत दावेदार थी बनिस्बत आयुषी के। तो नीरज शर्मा को आसानी से उनके पति की मौत के बाद उनकी जगह नौकरी मिल गई। इधर जैसे ही फॉर्म भरा और नौकरी की बात आई, आयुषी का रंग ढंग सब कुछ बदल गया। वो अपनी माँ से खूब लड़ी कि पापा की जगह मुझे ये सरकारी नौकरी आसानी से मिल रही थी, आपने ये हक छीन लिया। माँ ने समझाया, बेटा तेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुझे बता कहाँ पढ़ना है, कैसी पढ़ाई करनी है, सब कुछ खर्च करूँगी, तो अपनी काबिलियत से अपने बलबूते पर पढ़ाई कर, सरकारी नौकरी पा। पर वो मानी नहीं। उसने कहा ठीक है माँ, आपने नौकरी कर ली, एक काम करो, आप नौकरी करो और जो प्रॉपर्टी है, जयपुर में 2 मकान है और एक आगरा एक्सप्रेस हाईवे के पास 5 बीघा ज़मीन है, वो मेरे नाम कर दो। माँ ने कहा तुम कैसी बात कर रही हो? वो गुस्सा हो गई। उसने कहा ठीक है, आपने सब कुछ छीन लिया, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। जयपुर में 2 मकान थे विजय शर्मा के। जो नया मकान था वो छोड़कर वो पुराने मकान में चली गई। उस मकान के बराबर में उसके ताऊ रहते थे और ताऊ का परिवार जो आयुषी के सबसे करीबी थे, और उसी ताऊ का बेटा था बलराम, जिससे सबसे ज़्यादा उसकी बनती थी। अब वो उस घर में चली गई। इधर नीरज नौकरी करने लगी, लेकिन मन में बदले की भावना थी। किसी भी कीमत पर वो सोचती थी कि ये नौकरी मुझे वापस मिल जाए। पिता की जगह उसको वो मौका मिला, लेकिन माँ ने वो नौकरी ले ली। फिर उसे ख्याल आया कि अगर माँ भी मर जाए तो फिर तो ये नौकरी उसकी पक्की है, क्योंकि और कोई बचा नहीं परिवार में। एक छोटा भाई है, वो इस काबिल भी नहीं है, मानसिक रूप से बीमार भी है, तो दावेदार भी नहीं है। और दूसरा, अगर माँ मर गई तो फिर वो सारी प्रॉपर्टी भी उसकी, वो ज़मीन उसके, वो मकान उसके, क्योंकि भाई तो इस काबिल ही नहीं है। बस यहीं उसको ये धुन सवार हुआ। उसने अपने ताऊ से बात की और कहा कि अगर मेरी माँ को मारने में आप मदद करोगे तो आपको 5 बीघा ज़मीन जो हाईवे पर है वो मैं आपको दे दूँगी। मुझे बदले में सिर्फ ये 2 घर जयपुर के और सरकारी नौकरी चाहिए जो माँ कर रही है। कुल प्रॉपर्टी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए थी। ताऊ को और क्या चाहिए? ताऊ के बेटा बलराम से छनती थी। बलराम राजी। आयुषी ने कहा प्लान करो। फिर इन लोगों ने 4 सुपारी किलर ढूंढे किराए के, बट फिर ये हुआ कि कत्ल ऐसा हो जो हादसा लगे। तो फिर ये किया गया कि चलो रोड एक्सीडेंट में मौत दिखाते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी खरीदी, किराए के कातिलों को पैसे दिए कुचलने के लिए, फिर रैकी की, एक बार बच गई, फिर दोबारा 3 जुलाई को नसीब ने साथ नहीं दिया और उस गाड़ी ने उड़ा दिया। वो तो एक CCTV कैमरे की तस्वीर थी, यही तस्वीर जिसमें एक जो गाड़ी है टक्कर मारते हुए दिखाई दे रही है, जिसने ये केस खोला। और ये तब भी नहीं खुलता। ये वही मामा थे जिन्होंने जब उनकी बहन की मौत हुई और फिर उसी गांव में जहाँ 1 साल पहले उनके पति की लाश पहुंची थी, अंतिम संस्कार करते वक्त उन्होंने फिर से देखा अपनी भांजी आयुषी की तरफ और उन्हें एहसास हुआ कि 1 साल पहले भी उसके तेवर, उसके चेहरे पर हाव भाव कुछ वैसे ही थे, ठीक नहीं लग रहा था उन्हें। तब उन्होंने अपने एक जानकार पुलिस से कहा, क्योंकि मामा भी राजस्थान हाई कोर्ट में काम करते हैं, कि साहब एक बार इस एक्सीडेंट की जांच करवा लीजिए। और पुलिस ने बात सुनी और जांच करवाई। अगर मामा ना कहते तो ये सच्चाई सामने नहीं आती कि ये कत्ल था, ये रोड एक्सीडेंट। और पुलिस ने जब जांच की तो फिर CCTV कैमरे ने सारा राज खोल दिया, क्योंकि जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई वो 100 मीटर दूर पहले से ही पार्क थी। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल पर एक लड़का घंटों से रेकी कर रहा था। फिर हादसे के बाद वो बिना महिला को देखे आगे बढ़ता है, दूर एक और मोटरसाइकिल उसका साथी उस पर बैठता है। जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई स्कॉर्पियो से, वो आगे
टूटी फूटी हालत में सड़क किनारे खड़ी थी। उसी गाड़ी के नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता चलता है, फिर उस मालिक के ज़रिए पता चलता है कि आयुषी के ताऊ ने उसे 35,000 रुपये किराए पर लिया था। फिर पुलिस ताऊ तक पहुंचती है, ताऊ के ज़रिए उन 4 हथियारों तक पहुंचती है। फिर बेटे का नाम आता है और उसी के साथ वो नाम आता है जिसने हर एक को चौंका दिया, आयुषी, जिसने अपनी मां को मारने के लिए 7 लाख रुपए का बजट रखा था। अब यहां तक सब ठीक था। जैसी आयुषी गिरफ्तार होती है और आयुषी अपना जुर्म कबूल करती है, अचानक मामा 1 साल पहले के आयुषी के बारे में याद करना शुरू कर देते हैं। तब भी उन्हें शक था कि उनका जीजा जो बिल्कुल अस्पताल में ठीक ठाक होकर घर लौट आया, 3 महीने के लिए वो गायब कर दिया जाता है और खुद उसकी बेटी उठाकर ले जाती है, उसी बलराम के साथ जिस बलराम पर अब उसकी मां के कत्ल में उसके साथ शामिल होने का इल्ज़ाम है। तो उन 3 महीनों में उन्होंने क्या किया? अब उन्हें डाउट हुआ। इन 3 महीनों में उन्होंने ज़रूर उनके साथ कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी दवाएं दी, कुछ ऐसा स्लो पॉइजन दिया कि धीरे धीरे सारे ऑर्गन फेल हो गए और घर वालों को बताया तक नहीं। क्योंकि फिर बाद में जब उन्होंने चेक किया डॉक्टर से मौत के बाद, अपनी तरफ से मामा ने तब भी तफ्तीश की, तो पता चला कि जो इलाज के लिए कहा गया था, जो दवाएं देने के लिए कहा गया था, वो दिया ही नहीं जा रहा था। उन्हें शक हुआ आयुषी को देखकर, और बहन की मौत के बाद ये भी खुलासा हुआ कि आयुषी ने ही कत्ल कराया। उन्हें यकीन हो गया कि आयुषी की मां की तरह ही आयुषी ने अपने बाप को भी मारा होगा। और इसी के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी, जयपुर पुलिस पहुंचे और पुलिस को जाकर वो कंप्लेंट दी। कंप्लेंट के साथ साथ उन्होंने बात की, पूरी बातचीत जो मामा ने कही मैं चाहता हूं आप सुन। पूरी बातचीत, अभी तक आपने सिर्फ आधी सुनी। तो जो मेरे जीजाजी थे, दिसंबर 24 तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। भर्ती होने के बाद में उनको प्राइवेट जगह पे बलराम और आयुषी मेरी भांजी ने रखा था और उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं दी थी। 9 अप्रैल 2025 को जरिए मैसेज के द्वारा मुझे पता लगा, जो मेरी भांजी ने भेजा था। तब मैं जाके हॉस्पिटल में मिला, डॉक्टर से संपर्क किया, तो डॉक्टर से पूछा मैं क्या वर्तमान में क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो देखो होप देना मुश्किल है आपके लिए। 90% आपके जीजाजी का दोनों फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर पूरा 90% डैमेज है, हार्ट का जो स्थिति है वो 90% ब्लॉक है। तो होप तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, अंतिम समय तक हम प्रयास करेंगे, जो हमारा कर्म है हम हमारा करेंगे। उस दिन से लेके जब मैंने बच्ची संपर्क किया तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो 3 महीने के ड्यूरेशन में जब निवेक हॉस्पिटल में वो अच्छी रिकवर हो गए थे, तो 3-3.5 महीने जो इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, कहाँ रखा है, क्यों रखा है, ये संदेह के घेरे में और अचानक आकर के उनको भर्ती करा देना, ये कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आएगी कि मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन आयुषी और बलराम का 100% हाथ होगा, क्योंकि सारा लालच प्रॉपर्टी का शुरू से ही चल रहा है। तो साल भर पहले हुई मौत और साल भर बाद हादसे में हुई मौत, दोनों का अंजाम कुछ और निकला। क्योंकि जिस तरीके के बयान दर्ज किए गए हैं और शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें पुलिस ये मान कर चल रही है कि आयुषी के माँ बाप दोनों की मौत नेचुरल नहीं थी। न पिता की मौत बीमारी से हुई, न माँ की मौत हादसे में हुई। ये दोनों कत्ल था और कातिल कोई और नहीं, अपनी बेटी। 1 अदद सरकारी नौकरी और 14 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी के लिए। मतलब इसे क्या कहेंगे हम? सोच से परे की चीज़ है कि 24 साल की एक लड़की इस उम्र में अपने हाथों से अपने माँ बाप को मार डालती है। अभी पता नहीं और क्या क्या खुलासा होगा। हालांकि जब पूछा गया पुलिस स्टेशन में, जब उससे पूछताछ इंट्रोगेशन हो रही, तो उसने कहा कभी तुमने भाई को भी मारने के बारे में सोचा? तब आयुषी ने जवाब दिया था कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसी भाई की वजह से मेरा बचपन ठीक से नहीं गुजरा। उसने कहा कि चूँकि भाई एक स्पेशल चाइल्ड था, तो मेरी माँ हमेशा भाई को ज़्यादा देखभाल करती, भाई की ज़्यादा केयर करती, मुझे इग्नोर करती, और बचपन से मुझे लगा कि मुझे शायद इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए मुझे अपनी माँ से चिढ़ थी। फिर जब माँ ने मेरी जगह नौकरी कर ली, मैं फॉर्म भर चुकी थी, तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ मेरी दुश्मन, और इसीलिए मार दिया।
ये उस वक्त तक की बात है जब तक सिर्फ माँ की कत्ल के लिए पूछताछ हो रही थी। अब पिता के कत्ल की बात जब सामने आई है, नए सिरे से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें जो कुछ भी आगे सामने आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ऐसी कहानियाँ झकझोर देती हैं, क्योंकि ये सोच से परे की चीज़ है। माँ बाप बच्चों के लिए पूरी दुनिया होते हैं, और इस दुनिया को कोई बच्चा अपने हाथों से उजाड़ दे, कहने के लिए बचता क्या है। तो इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।